नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट 2023 का एग्जाम जो कि दिसंबर 2022 का एग्जाम है एक्चुअली, वो फाइनली 1 मार्च 2023 को हो गया है। आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। जैसे कि रिव्यूज आ भी रहे हैं, बच्चों का एग्जाम काफी अच्छा गया है क्योंकि एग्जाम इस बार काफी इजी था। जैसे कि बाकी लोग भी कह रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी उस चीज को मानता हूं कि एग्जाम ऑब्वियसली इस बार इजी था। लेकिन फिर भी हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके का पैटर्न रहा था इस बार एग्जाम का, और कंपेयर करें अगर पिछले एग्जाम से तो क्या ये एग्जाम उससे ज्यादा इजी था या फिर उससे ज्यादा टफ था, या फिर टफ तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो भी एग्जाम का एनालिसिस होगा वो हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पिछले एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है आपके इस बार के यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम की, एक्चुअली में जो दिसंबर 2022 का एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं अपने यूजीसी नेट पेपर 1 के साथ। तो अगर दोस्तों मैं पेपर 1 की बात करूं तो ओवरऑल मैं पेपर 1 को इजी समझता हूं। हालांकि मेरा पेपर 1 उतना अच्छा नहीं है बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग, बट स्टिल आई एम सेइंग कि ये वाला पेपर अच्छा था, इजी था। क्यों? क्योंकि जो आपका डीआई था वो क्वाइट इजी था। मैं फर्स्ट शिफ्ट में अपियर हुआ था तो फर्स्ट शिफ्ट का जो डीआई था वो इजी था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का डीआई था वो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट था। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट का डीआई तो काफी इजी था। आई थिंक ऐसा कम ही होता है कि 5 के 5 क्वेश्चन जो है इजी रहे हैं डीआई में, और इस बार ऐसा ही था। 5 क्वेश्चंस वर देयर इन डीआई एंड ऑल वर लाइक फाइन क्वेश्चन ना, इजी क्वेश्चन थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था उसमें, ठीक है। एंड देन अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन फिर भी ठीक था, मतलब इट वाज गुड। मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा इसको ना, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस को भी। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला, हो सकता है आपको कोई मिला हो। आई एम नॉट रिमेम्बर कि आई हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज रिसर्च एप्टीट्यूड। दोनों में से मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, शायद एक आधा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई क्वेश्चन था। एंड देन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, जो पैराग्राफ था ना उसमें से भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट टाइप एंड असर्शन टाइप क्वेश्चंस ये बहुत पूछे गए थे। मतलब देयर वर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस, 12 to 15 इवन है ना, जो स्टेटमेंट्स और असर्शन में से पूछे गए थे इसी पेपर में से, ठीक है, पेपर 1 में ही। एंड देन ईवीएस में से क्वेश्चन थे 2 से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंट साइंस में भी पूछे गए थे, कम्युनिकेशन में से 1-2 क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन जो था आपका लैंग्वेज में से भी पूछा गया था। आई गेस फर्डिनेंट डी सोशल का लैंग्वेज कंसेप्ट पूछा गया था पेपर 1 में, जो कि जनरली होता नहीं है लेकिन पूछा गया था। खैर यूजीसी नेट कुछ ना कुछ पूछता रहता है अलग से, तो ये पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है। तो पेपर 1 जैसे कि आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल, इट वाज इजी, आई विल कंसीडर इजी। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान इसको इजी कह रहा है तो फिर इजी ही होगा, क्योंकि मेरा पेपर 1 उतना इजी नहीं है। मैं पिछले सेमेस्टर से या अब फिर कुछ समय से पेपर 1 पढ़ भी नहीं रहा हूँ एक्चुअली। थोड़ा बहुत इंग्लिश का पढ़ लेते हैं, बाकी पेपर 1 में अभी पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अब हम आते हैं अपने सेकंड पेपर पे, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का था, ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर था, जनरली ये क्या करते हैं, एक बार डिफिकल्ट पेपर डालते हैं और एक बार इजी पेपर डालते हैं। लास्ट टाइम जैसा कि कहा जा रहा था पेपर थोड़ा इजी था, हालांकि मुझे खुद भी डिफिकल्ट लगा था जब मैं अपेयर हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसा लगा कि यार ये तो इजी था, मतलब जिस तरीके का रिजल्ट आया था लास्ट टाइम ना। सो पेपर इस बार इजी था। ऐसा होता नहीं है कि लगातार 2 बार ये एग्जाम आपको इजी दे, और ऐसा भी नहीं होता कि दोनों ही एग्जाम इजी हो, जैसे पेपर 1 भी इजी था और पेपर 2 भी इजी था, ऐसा जनरली होता नहीं है। लेकिन इस बार हुआ है, दोनों ही पेपर इजी थे, और ये 2 बार हो चुका कि आपके दोनों पेपर इजी आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और इस बार फिर ऐसा ही हुआ है कि दोनों पेपर ही मेरे ख्याल से इजी थे। लेकिन इसको हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे इसमें, और हर किसी की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हालांकि जो बात कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थे, जो पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन थी और जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन थी, वो भी काफी इजी थी। हालांकि आई गेस 8 से 10 क्वेश्चन ही थे जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन वो इजी थे। दे वर क्वाइट इजी, आई बिलीव, जो मेरा मानना है, ठीक है। अब ब्रिटिश लिटरेचर में से मेरे ख्याल से ब्रिटिश जो हिस्ट्री है उसमें से अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन उसमें से थे। 30 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी टाइप थे, जो कि ऑब्वियसली हर बार ही हो रहा है अभी। इस बार 25 to 30 के बीच में क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन भी थे। क्रोनोलॉजी अलग अलग तरीके से थी। उसके बाद वर्ल्ड लिटरेचर पूछा गया था, वर्ल्ड लिटरेचर सॉरी अवॉइड कर दिया गया था, वर्ल्ड लिटरेचर में से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था। एंड देन जो कल्चर स्टडीज के क्वेश्चन थे, 5 to 6 क्वेश्चन वर देयर ऑफ कल्चर स्टडीज। थ्योरीज में से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक 20 to 25 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम थ्योरीज ओनली, ठीक है। तो थ्योरीज को भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इसको इस बार थ्योरीज पे भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह की थ्योरीज पे फोकस किया जा रहा था।
एंड देन इस बार लैंग्वेज में से भी काफी क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से 7 to 8 क्वेश्चन वर फ्रॉम लैंग्वेज ओनली। तो लैंग्वेज को जनरली लैंग्वेज में से क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन दिस टाइम दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेज थ्योरीज एज वेल, ठीक है। एंड देन क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो क्रोनोलॉजी इसकी थ्योरीज की भी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, डिफरेंट थ्योरीज की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, डिफरेंट वर्क की जो डिफरेंट एज में पढ़ते थे उनकी उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। मार्गरेट अटवुड या फिर सिटी ऑफ ओरिजिन, देयर वर सम ऑथर्स हु हैव बीन गिवन एंड देयर सिटी ऑफ ओरिजिन हैव बीन आस्क्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरीके से पूछा गया था, इन मैच एंड द फॉलोइंग। तो मैच एंड द फॉलोइंग में से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। एंड देन चौसर को अवॉइड कर दिया गया था। नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन चौसर में से होते हैं, लेकिन इस बार पूछा नहीं गया था। एक आधा क्वेश्चन शेक्सपियर में से था, शायद कोई कोट्स पूछा था उसके वर्क्स का। एंड देन चार्ल्स डिकन्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, बेन जॉनसन की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, जूलिया क्रिस्टेवा के वर्क्स पूछे गए थे, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। एंड देन मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू। उसके बाद किंग लियर का कोट्स पूछा गया था, एज आई टोल्ड यू कि शेक्सपियर का किसी वर्क्स का कोट पूछा गया था। इसके अलावा भी 1-2 और क्वेश्चन भी थे, हैमलेट में भी था और मैकबेथ में भी था, आई गेस कोई क्वेश्चन। एंड देन सिटी ऑफ ओरिजिन एज आई टोल्ड यू पूछा गया था राइटर का। सैमुअल पपी की डायरी में से फिर 2 बार क्वेश्चन आए थे। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन थे सैमुअल पपी की डायरी में से, इस बार भी सैमुअल पपी की डायरी में से क्वेश्चन आ गए थे 2, ठीक है। तो भाई सैमुअल पपी की डायरी ले लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। 2-2 क्वेश्चन लगातार अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर ये डायरी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। एंड देन मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन, ये सारे राइटर पूछे गए थे एक्चुअली। तो जो भी नॉन राइटर थे वो सारे उनके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जैसे कि आई टोल्ड यू ना, सैमुअल पपी की डायरी पढ़ लो। तो दूसरा मार्गरेट अटवुड को भी देखना शुरू कर दो, क्योंकि पिछली बार भी मार्गरेट अटवुड में से क्वेश्चन था, इस बार भी मार्गरेट अटवुड में से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो लगातार रिपीट कर रहे हैं वो। और सैमुअल पपी की डायरी तो पिछली बार भी 2 क्वेश्चन थे और इस बार भी 2 क्वेश्चन थे, और दोनों इजी थे मेरे ख्याल से। जिन्होंने समरी भी पढ़ी है ना उसकी, उनको भी पता होगा कि सैमुअल पपी की वाले क्या क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर, ठीक है। तो एज फार एज इंग्लिश लिटरेचर पेपर इज कंसर्न, आई गेस इट वाज आल्सो फ्रॉम इजी टू मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी हर याद नहीं कर सकता इंसान, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी याद करी हुई है चीजें वैसे, बट अब छोड़ दिया तो मुझे भी उतने ज्यादा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, सही बात बताऊं ना। तो टेक्निक से ही मैंने जो क्रोनोलॉजी है वो फॉलो करी है। जैसे अगर डिफरेंट एज में से पूछेंगे तो उनको डिफरेंट एज में रख के क्रोनोलॉजी करती है। चार्ल्स डिकन की क्रोनोलॉजी तो मुझे याद थी, बाकी जो लिटरेट थ्योरीज की क्रोनोलॉजी है वो तो आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वही एज के हिसाब से या फिर किस किस तरीके से थ्योरी डेवलप हुई थी उस हिसाब से आइडिया लगा के आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन बीच में ऐसे आए थे जो बिल्कुल ही अननोन थे, सारे क्वेश्चन आंसर करने लायक थे, ठीक है। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में इंडियन लॉजिक भी पूछा गया था, कंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो लॉजिक में से थे, लॉजिकल रीजनिंग में से थे, ठीक है। तो उस तरीके से इजी क्वेश्चन भी थे, ठीक है। और पेपर 2 की अगर बात करूं तो इसमें भी काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो आंसर करने लायक थे। 170 to 80 क्वेश्चन वर देयर जो आंसर करने लायक थे, ठीक है। बाकी तो खैर आपको बेहतर पता होगा, मैं तो फर्स्ट पेपर में ही पेयर हुआ हूँ जो फर्स्ट शिफ्ट थी। जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी जहां तक मुझे पता चलने आया है, सुनने में आया है, वो सेकंड शिफ्ट भी आसान ही थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट आसान होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट लगभग एक ही लेवल पे थी, तो दोनों बच्चों को जो चीजें हैं वो आसान ही लग रही हैं। और जब चीजें आसान होती हैं, अब हम वीडियो के अगले पार्ट पे आते हैं, वो भी है आपका कट ऑफ। जब चीजें आसान होती हैं तो कट ऑफ रेज होती है, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार भी रेज होगी, लेकिन उतनी बार रेस नहीं होगी, ठीक है। पिछली बार की हम बात छोड़ देते हैं क्योंकि पिछली बार आप सबको पता है कि क्या हुआ है। इस बार मेरा ये मानना है कि कट ऑफ थोड़ी सी रेज होगी। और अगर जीआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो मेरे ख्याल से 60 to 63% के आसपास जीआरएफ जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा। 55-56 में आपका नेट हो जाएगा। और सिमिलरली ओबीसी 53-54 पे आपको मिल जाएगा नेट ओबीसी का, और जीआरएफ वही 58 to 60 पे मिल जाएगा। एससी एसटी की बात करूं तो आपको मेरे ख्याल से 54 के आसपास आपका जीआरएफ हो जाएगा, 54-55 के आसपास, और नेट आपको मिल जाएगा 44 से 46 के बीच। यही कट ऑफ रहने वाली है मेरे ख्याल से जो मेन कैटेगरीज हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी के पास की ही जाती है कट ऑफ, वही 60 के आसपास आपका जीआरएफ रहेगा और 54-53 के आसपास आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्ड जो व्यू है, डिटेल्ड जो कट ऑफ रहेगी एग्जाम की, वो तो जब आपकी आंसर की आएगी एंड देन
people will tell their marks. Now after that we can discuss the thing in detail. बट राइट नाउ जो मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा क्राइटेरिया यही है, इसको फॉलो कर लीजिए। इसके आसपास अगर आपको लग रहा है कि आप स्कोर कर सकते हैं देन यू मे क्वालिफाई, इफ नॉट देन यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज द नेक्स्ट एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास, लगातार तैयारी करते रहिए, 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए एंड देन फोकस ऑन योर स्टडीज ऑल्सो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और आपकी सजेशन है जो आपका लगता है कि एग्जाम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, तब भी आप अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।